नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आइए हम एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं और ग्रहों की दशा, उसकी अंतर्दशा और उनका फल का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। अभी तक हम जितने भी तरह की योग कुंडली में पढ़ चुके हैं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से योग बनते हैं, क्या शुभ फल और क्या अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, उन सब का फलाफल ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा पर निर्भर करता है। सभी ग्रह जो योग निर्माता ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, वो अपनी दशा अंतर्दशा में ही शुभ या अशुभ फल देने की स्थिति में होते हैं। तो महादशा क्या है ये हम जानते हैं। हमारा इस चैनल के सीक्वेंस का जो चेन है, उसका 44वां वीडियो में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का डिटेल्ड विवरण दिया हुआ है। उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी एक विहंगम दृष्टि हम डालते हैं इस पर कि 9 ग्रहों की दशा क्रम से कैसे होती है। पहली दशा सूर्य की होती है जो 6 वर्ष की होती है। दूसरी दशा चंद्रमा की 10 वर्ष की। तीसरी दशा मंगल की होती है 7 वर्ष की। चौथी राहु की होती है 18 वर्ष की। उसके बाद बृहस्पति की दशा आती है 16 वर्ष की। उसके बाद शनि की दशा आती है 19 वर्ष। उसके बाद बुध की दशा 17 वर्ष की आती है। उसके बाद केतु की 7 वर्ष और फिर शुक्र की 20 वर्ष की दशा आती है। इस प्रकार से बीजोत्तरी दशा का हम निर्धारण करते हैं। बंगाल में अष्टोत्तरी दशा का भी प्रचलन है, लेकिन चूंकि अधिकांशतः हमारे भारत में बीजोत्तरी दशा का ही प्रचलन है, इन्हीं को उपयोग में लाया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। अब जितने 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों में 3-3 नक्षत्रों पर प्रत्येक ग्रह का अधिकार है 9 ग्रहों का। और प्रत्येक ग्रह के अधिकार क्षेत्र में 3-3 ग्रह आते हैं। जैसे सूर्य के कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, चंद्रमा का रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, मंगल का मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, राहु का आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, बृहस्पति का पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, शनि का पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, बुध का श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, केतु का अश्विनी, मघा और मूल, शुक्र का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। इसको हम याद करने के लिए क्रम से भी जान सकते हैं, कृतिका से शुरू करके, और क्रमानुसार जैसे नक्षत्रों का क्रम होता है उसके हिसाब से जब हम जाएंगे, वो कृतिका सूर्य के लिए, रोहिणी चंद्रमा के लिए, मृगशिरा मंगल के लिए, आर्द्रा राहु के लिए, इस प्रकार से भरणी शुक्र के लिए, और फिर हम बैक होंगे भरणी के बाद उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के लिए, हस्त चंद्रमा के लिए। इस प्रकार से हम इसका आकलन करेंगे। अब अंतर्दशा, प्रत्येक ग्रहों की दशा में ग्रहों की अंतर्दशा भी होती है, और ग्रह की पहली अंतर्दशा, जैसे सूर्य की दशा है तो उसमें फिर 9 ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, और पहली दशा सूर्य की ही होगी, सूर्य की महादशा में। यदि शनि की दशा है तो उसमें पहली दशा शनि की होगी। उसके बाद फिर क्रमानुसार जो क्रम है दशाओं का, उसके हिसाब से उनकी अंतर्दशा ग्रहों की आती है। इसके कैलकुलेशन का हमने पूरा डिटेल विवरण पिछले वीडियो जो 44 नंबर के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर दशा का निर्धारण कैसे करते हैं। ये जन्म नक्षत्र होता है, बालक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के भयात और भवोग काल और भयात काल के हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं कि कितना दशा काल बीत चुका है। भुक्त और भोग्य क्या है,
पूरी दशा जैसे मान लीजिए 19 वर्ष है, तो उसमें से उत्तरा भाद्रपद में किसी का जन्म है, अब कितना नक्षत्र बीतने के बाद नक्षत्र का कितना भाग बचा हुआ है जिसमें जन्म हुआ है, उसको हम त्रैराज्य की विधि से निकालते हैं। और भयाग भोग निकालने की विधि भी हम वीडियो नंबर 28 में पूरे विधिवत बताए हुए हैं, उसका अध्ययन किए हैं। और फिर 44 नंबर वीडियो में महादशा और अंतरदशा का निर्धारण, इस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं। तो किसी भी योग के फलाफल के लिए फल देने की स्थिति में ग्रह तभी होता है जब उसकी दशा या अंतरदशा आती है। अब दशा और अंतरदशा का एक साधारण फल, कॉमन इफेक्ट क्या होगा, पहले हम इसको जानते हैं कि ग्रह किसी स्थिति में कुंडली में होगा तो वह शुभ फल या अशुभ फल देने की स्थिति में होगा। एक कॉमन सा है। इसमें उत्तम फल के बारे में जानते हैं। अच्छा फल देने की स्थिति में ग्रह कौन कौन होते हैं। पहला, बली ग्रह अपनी महादशा में उत्तम फल प्रदान करते हैं। कुंडली में जो भी ग्रह बलवान स्थिति में होते हैं वह उत्तम फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं अपनी दशा में। जो ग्रह उच्चाभिलाषी होते हैं वे भी अपनी दशा में उत्तम फल प्रदान करते हैं। उच्चाभिलाषी मतलब अभी तुरंत अपने उच्च स्थान में जाने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं शनि कन्या राशि से तुला राशि में प्रोसीड करने वाला है। अभी कन्या राशि में स्थिति है उसकी, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद जो है सो तुला राशि में शिफ्ट हो जाएगा, अपने उच्च राशि में शिफ्ट। ऐसे ग्रह को हम उच्चाभिलाषी कहते हैं। उसकी अभिलाषा है अपने उच्च राशि की ओर जाने की। तो जो ग्रह उच्चाभिलाषी होते हैं कुंडली में वे भी अपनी दशा में उत्तम फल प्रदान करते हैं। अगला है कि लग्न, दशम और एकादश स्थान में स्थित ग्रह अपनी दशा में उत्तम फल प्रदान करते हैं। लग्न में जो ग्रह स्थित हो या दशम भाव में या एकादश भाव में, इन तीन भावों में से कहीं भी जो ग्रह स्थित होते हैं वह अपनी दशा में अच्छा फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। अगला सूत्र है उच्चस्थ, स्वगृही, मूल त्रिकोणस, वर्गोत्तम, मित्रगृही और शुभवर्गीय ग्रह भी अपनी दशा में उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो अपनी उच्च राशि में स्थित हो वह ग्रह, जो अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो वैसा ग्रह, जो अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो वैसा ग्रह, जो वर्गोत्तम में हो, वर्गोत्तम मतलब जिस राशि में स्थित हो उसी राशि के नवांश में हो, वैसे ग्रह को वर्गोत्तम कहते हैं। तो जो ग्रह वर्गोत्तम का हो, जो ग्रह मित्रगृही हो, अपने मित्र के घर में बैठा हो वैसा ग्रह, और शुभ वर्ग में रहने वाला ग्रह, शुभ वर्गों में स्थित ग्रह, ये सभी ग्रह अपनी दशा में उत्तम फल प्रदान करने वाले होते हैं। अगला सूत्र है जो ग्रह लग्न से उपचय में स्थित होता है वह भी शुभ फल प्रदान करता है। उपचय कौन भाव होता है? तृतीय भाव, षष्ठ, दशम और एकादश, इनको हम उपचय बोलते हैं। तो दशम और एकादश के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि दशम और एकादश में रहने वाले ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं अपनी दशा में। लेकिन तृतीय और षष्ठ भाव में भी स्थित ग्रह अपनी महादशा में और अंतरदशा में उत्तम फल प्रदान करने वाले होते हैं। अगला सूत्र है जिस ग्रह पर शुभ ग्रह की अथवा मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ती हो वह ग्रह भी अपनी दशा में शुभ फल प्रदाता होता है। जिस किसी भी ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उसके मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा ग्रह भी अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करता है। यदि दो ग्रह परस्पर मित्र हों और बलवान हों तो उन दोनों की परस्पर दशा अंतरदशा में उन्नति कारक शुभ फल होता है। कुंडली में दो ग्रह आपस में मित्र हों और दोनों बलवान स्थिति में हों तो एक की महादशा और दूसरे की अंतरदशा रहने से वह उन्नति कारक फल प्रदान करने वाले होते हैं। जिस ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो वह ग्रह भी अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। शुभ ग्रह से युति करने वाला ग्रह भी अपनी दशा में शुभ फल
प्रदान करता है। अगला सूत्र है यदि दशेश, दशेश मतलब जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसको दशेश बोलते हैं। लग्न का अथवा लग्न के होरा का अथवा लग्न के दृष्टान का अथवा लग्न के सप्तमांश का अथवा लग्न के नवमांश का अथवा लग्न के द्वादशांश का अथवा लग्न के त्रिशांश का स्वामी हो तो भी वह ग्रह अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करता है। क्या कहा जा रहा है? दशा का स्वामी, जो जिस ग्रह की दशा चल रही है या जिस ग्रह की दशा चलने वाली है, यदि वह लग्न का स्वामी हो या लग्न के होरा का स्वामी हो या लग्न के दशकांड, लग्न जिस राशि के दशकांड में हो उसका स्वामी हो, या लग्न जिस राशि के सप्तमांश में हो उसका स्वामी हो, या लग्न जिस राशि के नवमांश में हो उसका स्वामी हो, या लग्न जिस राशि के द्वादशांश में हो या त्रिशांश में हो उसका भी स्वामी यदि हो दशेश, तो वैसा ग्रह अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अब अगले वीडियो में हम अशुभ फल के लिए ग्रहों की कौन सी स्थिति जिम्मेवार होती है जो अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करती है, और मिश्रित फल, शुभ अशुभ दोनों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक कॉमन इफेक्ट है, ग्रह का कौन सा कॉमन इफेक्ट जो सामान्य सा इफेक्ट है। बाद में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे कि ग्रहों की कौन सी स्थिति रहेगी। सबका मिला जुला समन्वय ही फल कथन में उपयुक्त होता है। किसी एक बात को लेकर के हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए फल कथन के लिए कलेक्टिवली हर चीज पर हमको माइनॉरिटी ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार।